जनचेतना के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत प्रेम और अभिवादन से शुरू करता हूं। हरियाणा इलेक्शन की चर्चा जोरों शोरों से मीडिया जगत में चल रही है। हालांकि चुनाव खत्म हुए हुए 3 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट आए हुए भी 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मीडिया में सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट यही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसने सबको झकझोर के रख दिया है। खास तौर से जो इंडिया अलायंस वाले थे, उनको तो बहुत ज्यादा इसने दर्द दिया है और आश्चर्य दिया है। क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल बोलते थे कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है, बट हुआ इसके उलट। तो मेरे को लगता है, एक तो एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता इस चुनाव परिणाम से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इतनी बेकार की एक्सरसाइज एग्जिट पोल की है, इसको बंद ही हो जाना चाहिए। खैर, हमारा ये आज का मुद्दा नहीं है। हम तो चलते हैं कि चुनाव जीतने के क्या क्या कारण रहे। उसमें मेरा एक अपना अलग टाइप का इनपुट है, वो मैं आपको देना चाहूंगा। जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, मैं कहता हूं डबल इंजन का संगठन। इस बार बीजेपी के काडर ने और आरएसएस के काडर ने मिलकर चुनाव लड़ा। ऐसा कहा जाता है हजारों की संख्या में प्राइवेट बैठक हुई, गोष्ठियां हुई, जो कि मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या गोदी मीडिया भी जिसको कहते हैं, वो कवर ही नहीं कर पाया। ये सब बाद में बातें खुल के आई कि कितना माइक्रो मैनेजमेंट आरएसएस के काडर ने किया। घर घर जाकर लोगों को चेताया। जो लोकसभा चुनाव में लोग घर से ही नहीं निकले, जिसकी वजह से बीजेपी को 5 सीट खोनी पड़ी, 10 में से 5 ही जीत पाए, 5 कांग्रेस की झोली में गई। वो मैनेजमेंट भी बहुत शानदार रहा। कुल मिला के मुद्दा यह है कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर काम किया। एक बात और इस चुनाव की खास रही कि ये चुनाव कई सालों बाद ऐसा हुआ जिसमें कि मोदी मैजिक के नाम पे नहीं कंपेनिंग हुई। क्योंकि कहीं पे भी हमने नहीं सुना मोदी की गारंटी, यह शब्द का अभाव रहा सारी कंपेनिंग में। मोदी जी ने कुल 2-3 रैलियां करी, उससे ज्यादा तो लोकल लीडर्स ने या श्री योगी आदित्य जी ने शायद ज्यादा करी। और जहां जहां भी करी, वहां वहां सारी जीते। अब यह कि श्रेय किसको दिया जाए, हरियाणा जीत का श्रेय किसको दिया जाए। मेरे हिसाब से तो जो योगी जी ने एक शब्द इजाद करा, जो एक फ्रेज का इन्वेंशन करा, बटोगे तो कटोगे, इसने जादुई प्रभाव डाला वोटरों पे। क्योंकि जातिवाद के जहर से जो जातिवाद की पार्टियां हैं, वो भी परेशान हैं कहीं ना कहीं। जो भी जरा भी देशभक्त है, वो ये मानता है कि जातिवाद का जहर खत्म होगा तो देश प्रगति के पथ पे बहुत तेजी से आगे चलेगा। लेकिन नहीं, वोट लेने के लिए तो जातिवाद फैलाते हैं। हर सभा में कांग्रेस ने या राहुल गांधी जी ने हरियाणा की ये कहा कि मैं जाति जनगणना तो करा के ही रहूंगा। तो जो हिंदुत्व का मुद्दा, जो योगी जी ने बटोगे तो कटोगे का एक्सटेंशन हरियाणा में भी आया, वहां भी यह मुद्दा बहुत ज्यादा प्रखर रूप से सामने आया। हद तो यह हो गई कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक किसी प्रोग्राम में महाराष्ट्र में भी जो वो वाक्य योगी जी ने इजाद किया था, उसको एक तरीके से सेकंड करा। वहां भी उन्होंने ये कहा कि यदि आप बटोगे तो दूसरों की महफिलें जुड़ेंगी। मतलब एक तरीके से उन्होंने उसको समर्थन दिया। उसके बाद तीसरे नंबर में मोहन भागवत जी ने भी यही कहा कि यदि हिंदू बटेगा तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। तो कुल मिला के एक माहौल जो बनाया गया, वो जातिवादी जो राजनीति है उसके पलट बनाया गया, और वो सफल हुआ है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी हरियाणा की जीत में जो कारक रहे वो क्या रहे। डोर टू डोर कंपेनिंग की बात मैं पहले कर चुका हूं, उस पर मैं ज्यादा अब नहीं बोलूंगा। लेकिन डोर टू डोर कंपेनिंग हुई, माइक्रो मैनेजमेंट था, आरएसएस बीजेपी ने अच्छा काम किया। अब हम जाते हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस का क्या रहा। आपको मैं बताऊं, इस जीत के हीरो मैं तो एक मोहनलाल खट्टर जी को भी मानता हूं। क्योंकि मोहनलाल खट्टर जी ने एक जुमला बोला कुमारी शैलजा के लिए कि कुमारी शैलजा को इतना ज्यादा हुड्डा जी ने अलग थलग करके डाल रखा था, उनको इतना ज्यादा इग्नोर कर रखा था, उनको, उनके जो कैंडिडेट्स थे उनको टिकट देने को तैयार नहीं थे हुड्डा जी। तो मोहनलाल जी ने एक जुमला बोला कि यदि शैलजा जी चाहें तो हमारी बीजेपी में आ सकती है, उनका स्वागत है। और 4 दिन तक शैलजा जी ने कोई उस पर रिएक्शन नहीं दिया, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये जो 4 दिन की छुट्टी थी, इसने अपना काम कर दिया। दलित वर्ग, एससी एसटी वर्ग, बहुत सारा जो कांग्रेस का वोटर है पक्का, शैलजा जी का को अपना नेता मानता है, हमेशा कांग्रेस को वोट देता है, वो खिसक के बीजेपी के पाले में आ गया। कि जिस पार्टी में कुमारी शैलजा की इतनी ज्यादा बेइज्जती होती है, जहां उनको कोई मान नहीं दिया जाता, और दूसरी पार्टी में उनका स्वागत है, तो हम क्यों ना इस बार बीजेपी को ही आजमा लें।
तो इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। कांग्रेस की इनफाइटिंग इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी हालत में संभल नहीं पाई। दलितों के अलावा जो बहुत सारा ओबीसी समाज, जैसे कि हमें पता है सदर्न हरियाणा में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, जिसको अहिरवाल बेल्ट बोलते हैं। अहिरवाल बेल्ट में इतना अच्छा बीजेपी ने प्रदर्शन करा है, तो वहां निश्चित ही लोगों में ये भावना थी कि यदि जाटों का वर्चस्व हो जाएगा तो सिर्फ रोहतक जिला और एक दो आसपास के जिलों में ही काम होगा और हम इग्नोर हो जाएंगे। तो इस भावना ने भी जो अदर ओबीसी क्लास है, मतलब जिसमें कि यादव हैं और बहुत सी अलग अलग जातियां हैं जो कि ओबीसी वर्ग में आती हैं लेकिन जाट नहीं है, उन्होंने डिसाइसिवली ये निश्चित करा कि लोकसभा में हमने चाहे कुछ भी करा हो लेकिन हम विधानसभा में एक बार फिर से नॉन जाट गवर्नमेंट चाहते हैं और वो हमें सिर्फ बीजेपी दे सकती है। क्योंकि 99% ये श्योर था यदि कांग्रेस जीतेगी तो हुड्डा जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे, और सिर्फ रोहतक ही रोहतक पूरे हरियाणा में दिखाई देगा, बाकी जो इलाके हैं उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। तो एक यह भी फैक्टर बहुत ज्यादा काम करा। और अब जो नई नई बातें आ रही हैं वो तो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। एक कांग्रेसी पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े, उनको मैं कांग्रेसी पत्रकार ही कहूंगा क्योंकि वो हमेशा कांग्रेस के फेवर में बोलते हैं और मोदी जी के साथ तो उनकी पर्सनल दुश्मनी शायद है। तो अशोक वानखेड़े जी ने अभी एक टॉक शो में, ये शायद आज या कल का ही किस्सा है, उन्होंने कहा है कि वेणुगोपालन जी ने इतना गलत काम किया है कि अपनी किसी महिला मित्र को टिकट दिया और लोगों ने विरोध करा कि ये नहीं जीत पाएंगी और वही हुआ, वो हार गए। तो मतलब जो कांग्रेस की समस्या वो सिर्फ ये नहीं कि हुड्डा जी और शैलजा जी में बहुत ज्यादा विरोध था और दोनों एक तरीके से पैरेलल की तरीके से चल रहे थे, कहीं उनमें जुड़ाव नहीं था। राहुल गांधी जी ने कोशिश करी, दोनों का हाथ भी मिलवाया मंच पे, लेकिन हाथ मिलने से क्या होता है, दिल तो नहीं मिले। तो ये जो एक नया आयाम आया है कि जो सेक्स और स्लीज, इसका भी शिकार कांग्रेस की पार्टी हुई है। वह इलेक्शन जीत सकती थी, बीजेपी ने अपना माइक्रो मैनेजमेंट किया और आरएसएस को साथ लिया, आरएसएस को इग्नोर नहीं करा, उनको अपने साथ लेके चले, आरएसएस ने भी सपोर्ट करा। एक तो बात यह हो गई, दूसरी बात यह कि जो कांग्रेस में अपनी प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको बताया अभी, लेकिन ये तीसरी चीज सामने आई है कि महिलाओं को जो टिकट दिया गया वो योग्यता के आधार पर ना देके किसी और टाइप की योग्यता के आधार पर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अशोक वानखेड़े जी ने अभी अभी एक टॉक शो में कहा है और बहुत ज्यादा वो व्यथित थे इस बात से कि जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई क्योंकि वेणुगोपालन जी ने ये सब काम करे। सिर्फ एक वेणुगोपालन जी नहीं, और भी लोगों ने कुछ ना कुछ करा होगा, बट जो टॉक शो में उन्होंने कहा उसका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जिससे हमारे दर्शकों को पता चले कि कांग्रेस के अंदर क्या क्या चलता रहता है। खैर, अब आते हैं हम कि क्या हिंदुत्व का मुद्दा और आगे जाएगा? क्या ये हिंदुत्व का मुद्दा जो एक योगी जी ने शुरुआत करी है और उसको मोदी जी ने और भागवत जी ने समर्थन दिया है, बटोगे तो कटोगे, क्या इसका प्रभाव महाराष्ट्र के इलेक्शन पे भी पड़ने वाला है? क्या इसका प्रभाव उपचुनाव जो अभी यूपी में होने वाले हैं महाराष्ट्र इलेक्शन के संग, झारखंड इलेक्शन के संग, क्या उस पर भी पड़ेगा? महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा एक भावी चुनाव होना है जो 2025 में होना है, मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में दिल्ली। क्या ये हिंदुत्व का मुद्दा जो बटोगे तो कटोगे, क्या यह दिल्ली पे भी लागू होगा? मेरा ऐसा मानना है निश्चित ही पड़ेगा। इसके बारे में मैं एक सेपरेट एक प्रोग्राम करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। दर्शकों से आशा है वो उसको भी स्नेह देंगे, उसको भी प्रेम देंगे और देख के लाभान्वित होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।